जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है और दोस्तों अब मेरे द्वारा भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ाया जा रहा है, या ऐसे कह सकते हैं मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया मध्यकालीन भारत में कि सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण भारत पर हो रहा है वो हुआ था अरब आक्रमणकारियों के द्वारा, यानी कि जो अरब के आक्रांता थे उनके द्वारा भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया गया था। और उसमें सबसे पहले जो आक्रांता था उसका नाम था अवैदुल्ला, जिसके द्वारा 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया गया था। लेकिन वह एक असफल आक्रमणकारी था। लेकिन उसके बाद फिर आता है मोहम्मद बिन कासिम, और दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया गया, जो कि सिंध का एरिया था, और मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। तो इस प्रकार से अरबियों के द्वारा पहले आक्रमण किया गया, उसके बाद तुर्क द्वारा आक्रमण किया गया। यानी मोहम्मद बिन कासिम अरबी आक्रमणकारी था, और इसके बाद महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। और दोस्तों ये एक तुर्की आक्रमणकारी था। कौन? महमूद गजनवी, जो कि 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद दोस्तों आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गौरी सबसे पहले आक्रमण भारत पर 1175 में किया था, और वो एरिया था मुल्तान का। तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, और आज पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। तो आइए दोस्तों मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी का जो पूरा नाम था वो था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ध्यान देंगे, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। और इसने 1173 ईस्वी में गजनी का शासक बना। यानी कि मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में गजनी का शासक बना था, और 1173 ईस्वी में गजनी का शासक बनने के बाद 2 साल बाद ही 1175 ईस्वी में वो भारत आ गया। और आया कैसे? खैबर दर्रे एवं गोमल दर्रे से भारत आया था। ये रास्ता है, खैबर दर्रे एवं गोमल दर्रे रास्ते से वो भारत आया था। अब आप सोचेंगे सर ये दर्रा क्या चीज है, तो समझेंगे। जो पहाड़ियां हुआ करती हैं दोस्तों उसके बीच में रास्ता हुआ करता है। तो जो पहाड़ियों के बीच में रास्ता निकलता है उसी को दर्रा कहा जाता है। तो मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी में खैबर दर्रे एवं गोमल दर्रों से भारत आया, और 1175 में भारत पहुंचते ही सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया था, और दोस्तों जीत भी जाता है। मुल्तान पर आक्रमण करके गौरी जीत भी जाता है। और दोस्तों और भी आक्रमण पढ़ने से पहले आइए देखते हैं 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश का उदय हुआ था, और इनके साम्राज्य का जो आधार था उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान हुआ करता था। 12वीं शताब्दी में मध्य में गौर वंश का उदय हुआ था, और दोस्तों इनके साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान हुआ करता था। और इसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि अगर गौरी भारत पर आक्रमण कर रहा है तो कुछ न कुछ कारण जरूर होगा। जैसे जब महमूद गजनवी आक्रमण किया था तो उसका कारण था धन दौलत को लूटना, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना और साम्राज्य विस्तार। और यहाँ पर भी देखेंगे दोस्तों गौरी जब भारत पर आक्रमण कर रहा है तो इसका जो कारण था भारत पर आक्रमण करने का, धन को लूटना और साम्राज्य विस्तार और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना भी था। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है लेकिन वो भी था। धन की प्राप्ति करना यानी धन दौलत को लूटना, साम्राज्य विस्तार और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना गौरी का मुख्य कारण था भारत पर आक्रमण करने का। और दोस्तों एक बात और ध्यान देंगे, मोहम्मद गौरी जब भारत पर आक्रमण कर रहा है तो उसका आक्रमण करने का एक उद्देश्य और था कि भारत पर आक्रमण करके साम्राज्य विस्तार करके भारत में रहना। लेकिन इसके पहले जब महमूद गजनवी भारत में आक्रमण किया था तो उसका केवल एक उद्देश्य था कि भारत में आएंगे, लूटेंगे, पाटेंगे और लूट पाट करके फिर हम वापस चले जाएंगे। उसका भारत में रहने का कोई उद्देश्य नहीं था। किसका? महमूद गजनवी का। ध्यान दीजिएगा। लेकिन गौरी भारत में आता है तो साम्राज्य का विस्तार भी करता है। और ध्यान देंगे मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम हुआ करते थे, और गौरी जब वापस गया तो जितना भी साम्राज्य था तो चारों गुलामों में बांट करके वापस गया था। ये भी ध्यान देंगे आप। तो दोस्तों गौरी भारत आया है और साम्राज्य विस्तार किया है,
धन का लूट-पाट किया है और इस्लाम धर्म का प्रचार किया है और जब वापस गया, तो अपने चारों गुलामों के बीच में सारे साम्राज्य को बाँट कर के वापस गया था। तो अब आइए दोस्तों देखते हैं कि गौरी के द्वारा कौन-कौन से मुख्य आक्रमण किए गए थे। तो मैंने अभी आपको बताया कि 1175 ईस्वी में गौरी के द्वारा मुल्तान पर आक्रमण किया गया था, जो कि प्रथम आक्रमण किया था और गौरी यहाँ पर जीत भी गया था। ध्यान दीजिए गौरी यहाँ पर जीत गया था और उसके बाद 1178 में दोस्तों गौरी के द्वारा गुजरात पर आक्रमण किया गया और जब गौरी गुजरात पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ के राजा चालुक्य राजा भीम द्वितीय हुआ करते थे और देखेंगे यहाँ पर राजा भीम द्वितीय की विजय हो जाती है और दोस्तों मोहम्मद गौरी हार जाता है और यहाँ पर भारत पर गौरी का प्रथम हार हो जाता है। तो 1178 ईस्वी में गुजरात पर गौरी आक्रमण करता है और चालुक्य राजा भीम द्वितीय के साथ युद्ध करता है और दोस्तों यहाँ पर गौरी हार जाता है और चालुक्य राजा भीम द्वितीय जीत जाते हैं। और एक बात और ध्यान देंगे, इसके पहले मैं महमूद गजनवी के बारे में पढ़ाया था कि महमूद गजनवी जब भारत के मंदिर पर आक्रमण किया था गुजरात के एरिया में, तो उस समय भी भारत पर चालुक्य राजा का ही राज चल रहा था, लेकिन दोस्तों उस समय चालुक्य राजा भीम प्रथम हुआ करते थे। और इसके बाद दोस्तों आता है तराइन का युद्ध, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। और दोस्तों एक बात और बताऊं, तराइन के युद्ध के बारे में लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका भी एग्जाम होता है तराइन के युद्ध के बारे में पूछा जाता है। तो तराइन का युद्ध सबसे पहले 1191 ईस्वी में हुआ था और तराइन के युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था और तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। देखेंगे यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाया है, आप समझ सकते हैं मैं क्यों लगाता हूँ। तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी हार जाता है। और दोस्तों फिर एक साल के बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान दोस्तों हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। तो ध्यान देंगे, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध दोनों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था और दोस्तों तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी हार जाता है, लेकिन 1192 का जो तराइन का युद्ध हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। उसका दोस्तों आता है पृथ्वीराज चौहान का वास्तविक नाम क्या है, तो लिखेंगे पृथ्वीराज चौहान का वास्तविक नाम पृथ्वीराज तृतीय हुआ करता था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का वास्तविक नाम क्या है, तो लिखेंगे पृथ्वीराज तृतीय। और पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में एक कवि हुआ करते थे जिनका नाम था चंद्रबरदाई और चंद्रबरदाई के द्वारा दोस्तों पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी गई थी। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कौन से कवि रहा करते थे, लिखेंगे चंद्रबरदाई। और ये भी प्रश्न बन गया कि चंद्रबरदाई के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, आप लिखेंगे पृथ्वीराज रासो। और देखेंगे यहाँ पर 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध करता है कौन, मोहम्मद गौरी। ध्यान दीजिएगा 1194 ईस्वी में भी एक युद्ध करता है चंदावर का युद्ध, जिसमें जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध होता है। और ध्यान देंगे 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है जो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी दोस्तों जीत जाता है। और जब चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी जीत जाता है तो दोस्तों उसके बाद यानी कि चंदावर का युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी लक्ष्मी माता की आकृति वाला सिक्का चलवाता है। तो प्रश्न आएगा कि मोहम्मद गौरी लक्ष्मी माता की आकृति वाला सिक्का कब चलवाया था, तो लिखेंगे 1194 का जो चंदावर युद्ध था उसको जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी माता की आकृति वाला सिक्का चलवाया था। और दोस्तों उत्तर भारत में इकता प्रणाली की शुरुआत भी गौरी के द्वारा किया गया था। और दोस्तों आप देखेंगे कि मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम हुआ करते। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम हुआ करते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदोज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी के कितने गुलाम थे, उत्तर लिखेंगे 4। उनका नाम बताइए, तो दोस्तों
कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। और दोस्तों एक बात और मैं आपको यहाँ बता दूं, कुतुबुद्दीन आगे चलकर यानी कुतुबुद्दीन ऐबक आगे चलकर यही दिल्ली सल्तनत का नींव रखता है। और बख्तियार खिलजी विश्वविद्यालय को बर्बाद किया था। बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को इसी ने बर्बाद किया था, इसके चलते इसका नाम आता है। अब दोस्तों और आगे देखेंगे, यहाँ पर एक युद्ध और हो रहा है 1203 ईस्वी में। और 1203 ईस्वी में जो युद्ध हो रहा है दोस्तों, वहां पर गौरी खुद लड़ने नहीं जा रहा है। किसको भेज रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक को भेज रहा है। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? गौरी का गुलाम था। तो 1203 का कालिंजर अभियान में गौरी खुद नहीं गया लड़ने के लिए और अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भेजा था। और वहां पर जाकर के कुतुबुद्दीन ऐबक एवं चंदेल शासक परमार देव के बीच में युद्ध हुआ। और दोस्तों यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक जीत जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अब गौरी खुद जाकर लड़ाई नहीं कर रहा है और अपने गुलामों को भेज रहा है। तो 1203 ईस्वी में जो कालिंजर अभियान के लिए लड़ाई हुआ था, वहां पर गौरी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भेजा था। और कुतुबुद्दीन ऐबक और दोस्तों चंदेल शासक परमार देव के बीच में युद्ध होता है और इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जीत जाता है। उसके बाद 15 मार्च, ध्यान दीजिएगा, 15 मार्च 1206 ईस्वी में खोखर सरदारों के द्वारा गौरी की हत्या कर दी जाती है। और यहाँ पर दोस्तों इंड हो जाता है गौरी के युद्ध लड़ने का। अब आगे देखेंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि गौरी के 4 गुलाम हुआ करते थे, लेकिन 4 गुलाम क्या किए, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों गौरी के 4 गुलाम हुआ करते थे, मैंने बताया कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। तो दोस्तों देखेंगे कि गौरी के द्वारा जो साम्राज्य जीता गया और जब गौरी वापस गया, कहाँ पर? गजनी, अपने साम्राज्य वापस चला गया, तो वो इन लोगों को अपना साम्राज्य बांट करके गया। देखिएंगे, लाहौर और दिल्ली का इलाका कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था, गजनी का इलाका यलदौज को दे दिया था, कच्छ एवं सिंध का इलाका कुबाचा को दे दिया था, बंगाल और बिहार का इलाका बख्तियार खिलजी को दे दिया था। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जब गौरी वापस अपने गजनी जाने लगा तो उसके पहले अपने गुलामों में सारे साम्राज्य को बांट दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर एवं दिल्ली दे दिया, यलदौज को गजनी दे दिया, कुबाचा को कच्छ एवं सिंध दे दिया और दोस्तों बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार दे दिया था। और दोस्तों मैंने आपको बताया ऊपर कि बख्तियार खिलजी का नाम क्यों आता है और क्यों जाना जाता है। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इसने जला दिया था, खत्म कर दिया था, एकदम बर्बाद कर दिया था। इसके चलते बख्तियार खिलजी को इतिहास में जाना जाता है। और प्रश्न आएगा कि बख्तियार खिलजी ने किस विश्वविद्यालय को जलाया था? लिखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बर्बाद किया था। अब दोस्तों आइए देखते हैं कि उस समय भारत में कौन-कौन से मुख्य विश्वविद्यालय हुआ करते थे, इसकी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नाम आ रहा है तक्षशिला विश्वविद्यालय का और इसका टाइम पीरियड था 700 बीसी से लेकर के 800 बीसी तक। और दोस्तों ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, ये वर्तमान में अब पाक में पड़ता है, यानी कि पाकिस्तान के पंजाब जो स्टेट होता है वहाँ पे पड़ता है। और दोस्त यहाँ पर कौटिल्य, पाणिनि, प्रसेनजीत जैसे लोग शिक्षा ग्रहण किए थे और इसे आयुर्वेद विज्ञान का केंद्र माना जाता है। और 1980 में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर, 1980 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत का दर्जा दे दिया गया था। किसको? तक्षशिला विश्वविद्यालय को। और फिर दोस्तों आगे आता है नालंदा विश्वविद्यालय, ध्यान देंगे नालंदा विश्वविद्यालय। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय प्रेजेंट टाइम में राजगीर में पड़ता है और राजगीर कहाँ पर है? बिहार में है। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय प्रेजेंट टाइम में बिहार में है और बिहार में एक जगह है राजगीर, वहीं पर नालंदा विश्वविद्यालय प्रेजेंट टाइम में है। और दोस्तों कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया गया था और नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड का महायान कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड का महायान भी कहा जाता है। और दोस्तों अभी मैंने ऊपर बताया कि बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया गया था, यानी कि खत्म कर दिया गया था। इसके बाद आता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बिहार में ही पड़ता है। और दोस्तों बिहार में एक जगह भागलपुर,
तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में पड़ता है और दोस्तों पाल शासक धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनवाया गया था और 783 से 820 ईस्वी तक का इसका टाइम था और बख्तियार खिलजी के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। कहने का मतलब यह है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को बख्तियार खिलजी के द्वारा बर्बाद कर दिया गया था, यानी कि नष्ट कर दिया गया था। और उसके बाद दोस्तों आता है वल्लभी विश्वविद्यालय। तो दोस्तों वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर? गुजरात में। देखेंगे दोस्तों गलती हो गया है, ये है गुजरात। तो वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में पड़ता है और दोस्तों ये विश्वविद्यालय प्रशासनिक शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था और चीनी यात्री इसिंग यहाँ पर आया था। कहाँ पर आया था? वल्लभी विश्वविद्यालय में। तो एक प्रश्न बनेगा कि चीनी यात्री इसिंग किस विश्वविद्यालय में आया था? तो उत्तर देंगे वल्लभी विश्वविद्यालय में आया था, जो कि गुजरात में पड़ता है। और वल्लभी विश्वविद्यालय दोस्तों बौद्ध शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को आज तीसरा चैप्टर भारत पर मुस्लिम आक्रमण का तीसरा चैप्टर मोहम्मद गौरी को हम लोग पढ़े। लेकिन दोस्तों आइए कैसे प्रश्न बनता है और उत्तर कैसे हमको देना है, चलिए आगे देखते हैं कि प्रश्न उत्तर कैसे बनेगा और कैसे उत्तर हम लोग देंगे उसका। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम कब आक्रमण किया, महमूद गजनवी कब आक्रमण किया और आज हम लोग पढ़ रहे हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो देखते हैं कि आज के चैप्टर में मोहम्मद गौरी से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न बन रहा है मोहम्मद गौरी गजनी का शासक कब बना था। सबसे पहले मैं ऊपर ही बताया था कि मोहम्मद गौरी गजनी का शासक 1173 ईस्वी में बना था। उसके बाद दोस्तों प्रश्न बना मोहम्मद गौरी भारत कब और किस रास्ते से आया था। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मोहम्मद गौरी भारत 1175 ईस्वी में आया था और खैबर दर्रे एवं गोमल दर्रे के रास्ते से भारत आया था। कौन? मोहम्मद गौरी। तो प्रश्न पूछा जाएगा मोहम्मद गौरी भारत कब और किस रास्ते से आया था। तो लिखेंगे मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी में खैबर दर्रे एवं गोमल दर्रे के रास्ते से भारत आया था। अगला प्रश्न है गौर वंश का उदय कब हुआ था। तो दोस्तों 12वीं शताब्दी में गौर वंश का उदय हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना मोहम्मद गौरी के द्वारा प्रथम आक्रमण कब और कहां पर किया गया था। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी के द्वारा 1175 ईस्वी में सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया गया था और मोहम्मद गौरी जब मुल्तान पर आक्रमण किया था और इसमें वो जीत भी गया था। तो प्रश्न आएगा मोहम्मद गौरी के द्वारा प्रथम आक्रमण कब और कहां पर किया गया था। उत्तर देंगे मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया गया था और दोस्तों मोहम्मद गौरी इस युद्ध को जीत भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना गौरी के द्वारा गुजरात पर कब आक्रमण किया गया। तो लिखेंगे गौरी के द्वारा 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया गया था। और दोस्तों गौरी के द्वारा जब गुजरात पर आक्रमण किया गया, ये प्रश्न बन रहा है कि गौरी के द्वारा जब गुजरात पर आक्रमण किया जा रहा है तो वहां पर किसका शासन चल रहा था। तो लिखेंगे चालुक्य राजा भीम द्वितीय का। तो प्रश्न आएगा कि गौरी जब गुजरात पर आक्रमण किया तो वहां पर किसका शासन चल रहा था। लिखेंगे गौरी के द्वारा जब गुजरात पर आक्रमण किया गया तो वहां पर चालुक्य राजा भीम द्वितीय का शासन चल रहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बना तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था। तो दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था और दोस्तों ये 1191 ईस्वी में हो रहा है। तो दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था। उत्तर लिखेंगे तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय एवं गौरी के बीच में हुआ था और इसमें पृथ्वीराज तृतीय की जीत हो जाती है। और फिर अगला प्रश्न बन रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन तराइन का प्रथम युद्ध में किसकी जीत हो गई। हमने पहले ही आपको बता दिया कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था इसमें पृथ्वीराज तृतीय की युद्ध हो जाता है दोस्तों। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था। तो इसका उत्तर बना तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के बीच में हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर
गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज तृतीय हार जाते हैं। तो ध्यान देंगे, पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के बीच में तराइन का युद्ध 1191 और 1192 में हो रहा है, यानी कि 1191 और 1192 में तराइन का युद्ध हो रहा है और पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के बीच में हो रहा है। इसमें जब प्रथम युद्ध होता है वहां पर पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, लेकिन जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है तो वहां पर गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बना कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो मैंने अभी बताया कि तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी की जीत हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान का वास्तविक नाम क्या था? ध्यान देंगे, पृथ्वीराज चौहान का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का वास्तविक नाम पृथ्वीराज तृतीय हुआ करता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो उत्तर लिखेंगे, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई हुआ करते थे। और दोस्तों इसी से संबंधित एक प्रश्न और बन गया, चंद्रबरदाई के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो लिखेंगे चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी गई। तो प्रश्न पूछेगा चंद्रबरदाई के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? आप लिखेंगे पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, चंदावर का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो लिखेंगे दोस्तों चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में जयचंद और गौरी के बीच में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया, गौरी ने लक्ष्मी माता की आकृति वाले सिक्के कब चलवाया था? तो लिखेंगे चंदावर का युद्ध जीतने के बाद। दोस्तों जब चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी जीत जाता है उसके बाद लक्ष्मी माता के आकृति वाला सिक्के चलवाता है कौन? गौरी चलवाता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बना, गौरी के कितने गुलाम थे? उत्तर लिखेंगे गौरी के 4 गुलाम हुआ करते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदोज, कुबाचा एवं बख्तियार खिलजी। गौरी के 4 गुलाम हुआ करते थे दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदोज, कुबाचा एवं बख्तियार खिलजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बना, गौरी ने कालिंजर अभियान के लिए किसको भेजा था? तो मैंने आपको पहले बताया था और आपको याद भी हो गया होगा। आप खुद उत्तर दीजिए, मैं तो बताने वाला हूं दोस्तों, लेकिन खुद अपने आप में आप लोग उत्तर दिया करिए कि आपका उत्तर सही हो रहा कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों गौरी ने कालिंजर अभियान के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को भेजा था और कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। और यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक जीत भी जाता है, ये भी ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिंजर अभियान कब हुआ था और कालिंजर अभियान में कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ किसका युद्ध हुआ था? तो दोस्तों जो कालिंजर अभियान हुआ था 1203 ईस्वी में हुआ था और कालिंजर अभियान में कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ चंदेल शासक परमारी देव का युद्ध हुआ था जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जीत जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, गौरी की हत्या कब और किसके द्वारा किया गया? लिखेंगे गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में खोखर के सरदारों के द्वारा हुआ था और दोस्तों इनके द्वारा उनकी हत्या भी कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सा इलाका दिया था? तो दोस्तों गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर और दिल्ली का इलाका दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बना, गौरी ने अल्दोज को कौन सा इलाका दिया था? तो गौरी ने अल्दोज को गजनी का इलाका दिया था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बना, गौरी ने कुबाचा को कौन सा इलाका दिया था? तो दोस्तों कच्छ एवं सिंध का इलाका मिला था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बना, गौरी ने बख्तियार खिलजी को कौन सा इलाका दिया था? तो दोस्तों गौरी ने बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार का इलाका दिया था। इसके बाद क्वेश्चन बन रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसके द्वारा ध्वस्त किया गया था, यानी कि बर्बाद किया गया था? तो दोस्तों बख्तियार खिलजी के द्वारा बर्बाद किया गया था। तो प्रश्न आएगा, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने बर्बाद किया? लिखेंगे बख्तियार खिलजी के द्वारा बर्बाद किया गया था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन था? ध्यान देंगे, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन था? तो लिखेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय था। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। और दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ पर है? तो लिखेंगे पाक के पंजाब वाले प्रांत में पड़ता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाक के पंजाब वाले प्रांत में पड़ता है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, किस विश्वविद्यालय को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत का दर्जा दिया गया था? लिखेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय को, यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया
नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है और बिहार में एक जगह आता है राजगीर। तो नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में स्थित है और दोस्तों राजगीर बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, किस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड का महायान कहा जाता है? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को ही ऑक्सफोर्ड का महायान कहा जाता है। तो प्रश्न बनेगा, किस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड का महायान कहा जाता है? उत्तर लिखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय को। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? लिखेंगे भागलपुर। और दोस्तों ये भागलपुर भी बिहार प्रांत में पड़ता है। तो प्रश्न आएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? लिखेंगे भागलपुर। और दोस्तों भागलपुर बिहार में पड़ता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पाल शासक धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लिखेंगे वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में है दोस्तों। और चीनी यात्री इसिंग कहाँ पर आया था, यानी किस विश्वविद्यालय में आया था? तो लिखेंगे वल्लभी विश्वविद्यालय में आया था। तो प्रश्न आएगा, चीनी यात्री इसिंग कहाँ पर आया था, किस विश्वविद्यालय में आया था? लिखेंगे चीनी यात्री इसिंग वल्लभी विश्वविद्यालय में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, बौद्ध शिक्षा का केंद्र किस विश्वविद्यालय को माना जाता है? तो लिखेंगे बौद्ध शिक्षा का केंद्र वल्लभी विश्वविद्यालय को माना जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? लिखेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय। और यहीं पर प्रश्न घुमा कर पूछेगा कि वर्तमान भारत का पुराना सबसे, यानी कि वर्तमान भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा? लिखेंगे नालंदा। तो दोस्तों प्रश्न घुमा कर पूछ सकता है, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय लिखेंगे तक्षशिला, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्तमान भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, तो लिखेंगे नालंदा। तो दोस्तों आज का चैप्टर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों कहूँगा ध्यान से पढ़ेंगे, बार बार कहता हूँ, हर चैप्टर में कहता हूँ। और ये बात और ध्यान देंगे, याद तो हो जाता है, लेकिन याद करने के बाद आप लोग रिविजन करते रहिएगा। अगर रिविजन नहीं होगा तो पक्का भूल जाएगा दोस्तों। रिविजन मस्ट है। पहले ही मैंने आपको बताया था कि 80% टाइम आप देंगे, 80% टाइम आप लोग याद करने में देंगे, लेकिन 20% टाइम आप लोग रिविजन में देंगे, तो कोई भी बच्चा एग्जाम में 100% पास होगा। और यहीं पर आज का चैप्टर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।